हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का पेपर टफ होता जा रहा है और जैसा कि अब की बार हमने प्री देखा था, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक अनप्रिडिक्टेबल जो एग्ज़ाम है वो शायद 2026 का ही रहा होगा। सो इसी बात को देखते हुए यूपीएससी के चेयरमैन भी खुद आकर बोलते हैं कि आप ऑफिशियल सोर्सेज को यूज़ कीजिए रदर देन कहीं और जाने की बजाय। सो हम इसी की तर्ज पर अपना एक शो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम डेली करंट अफेयर, डेली पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस और द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। सो इसी के अंदर हम ये हमारा पूरा नोट फॉर्मेट में रहेगा कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर नहीं है। सो पहली हमारी न्यूज़ है इंडिया लेयर नेवल कैपेबिलिटी। इंडिया ने अपनी जो नेवल कैपेबिलिटी है उसको लेयर बाय लेयर कैसे इंक्रीज कर रही है इसके बारे में न्यूज़ आई हुई है। तो 21 जून 2026 को 3 इंडिजीनियस नेवल प्लेटफॉर्म्स कोलकाता के अंदर कमीशन किए गए हैं। इंडिजीनियस है यानी इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। सो ये तीन कौन कौन सी नेवल शिप्स है, इसमें हमारी पहली है आईएनएस धुनगिरी, दूसरी है आईएनएस संशोधक और तीसरी है आईएनएस अग्रे। तीनों अलग अलग टाइप की है, इनका तीनों का काम भी अलग अलग है। तो पहले हम नीलगिरी क्लास की स्टील्थ फ्रिगेट मिसाइल के बारे में देखेंगे। ये जो है प्रोजेक्ट 71 के अंदर बनाया गया है और ये एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। जैसे क्या होता है कि मान लो जहाँ से मिसाइल में से वो रडार निकलती है और ये दुश्मन की होती है। दुश्मन की जो टेक्नोलॉजी होती है रडार को कैप्चर करने वाली, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मतलब ये यहाँ से इतनी कम निकलेगी कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, जिस और दुश्मन को हमारी शिप के बारे में, हमारी नेवल कैपेबिलिटी के बारे में, सॉरी नेवल शिप के बारे में उसको नहीं पता लगेगा। सो इसी के ये इसको क्या कहते हैं, गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट। दोबारा बताते हैं, ये हमारी कोई भी मिसाइल है वहाँ से ये निकलती है, तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती है। ये दुश्मन की जो मिसाइल है, तो वहाँ पर जो ये रडार को पकड़ने वाली होती है, तो ये तरंगे वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ये वापस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। ठीक है, ये इतनी कम होती है कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। सो इसके अंदर फीचर है रडार सिग्नेचर कम कम पहुँची है, कम पहुँचती है, फिर रिड्यूस कर देगी इंफ्रा थर्मल सिग्नेचर, यानी हमारी जो नेवल मिसाइल होती है उसके अंदर से हीट निकलती है, तो दूसरी जो शिप होती है उसको ना पकड़ पाए। इसीलिए ये क्या करेगी कि हमारी जो हीट हीट निकलने वाली जो है, हीट जो निकलती है वो उसको कम कर देगी। फिर हमारी है रिड्यूस अकोस्टिक सिग्नेचर। अकोस्टिक में हम इसकी साउंड को कम कर देंगे जिससे दूसरी दुश्मन की रडार हम तक हमारी जो आवाज़ है उसको ना सुन पाए। तो मल्टी मिशन वॉरशिप है। कैपेबिलिटीज है एंटी एयर वॉरफेयर है, एंटी सरफेस वॉरफेयर है और एंटी सबमरीन। तीनों में ये काम आएगी, एंटी एयर में, एंटी सरफेस में और एंटी सब सबमरीन में। प्रोजेक्ट 71 के बारे में बात करें, प्रोजेक्ट 71 जो है वो सेवंथ नेक्स्ट जनरेशन की स्टील फ्रिगेट को बनाता है। इसमें दो कंपनियां है, मतलब दो जो है ये कंपनी है वो इंक्लूड है। एक है मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई और एक है हमारे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। ठीक है, मजागांव वाला का हेडक्वार्टर मुंबई में है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का कोलकाता के अंदर है। ये है चार शिप्स बना रही है, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी और उदयगिरी। गार्डन दूनगिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यागिरी। इसमें हम डीएमवी से याद कर लेंगे। गार्डन जो है वो डीएमवी, दूनगिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यागिरी, बाकी सब मजागांव लिमिटेड बना रहा है। ठीक है, फिर हम संध्याक क्लास सर्वे वेसल के बारे में बात करेंगे। ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे है। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक यानी ये सी बेड की मैपिंग करेगा। ओशोनोग्राफिक डाटा कलेक्शन यानी कि समुद्र के अंदर क्या का डाटा ये कैप्चर करेगा। नोटिकल चार्ट को प्रिपेयर करेगा। फिर मैराटाइम नेविगेशन में सपोर्ट करेगा। फिर हमारी है अर्नाला क्लास ASW शैलो वाटर एयरक्राफ्ट। नाम से ही पता लग रहा है ये शैलो वाटर में काम करेगी। सो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जो कि एनिमी की सबमरीन को न्यूट्रलाइज कर देगी, शैलो वाटर में काम करेगी, लिटोरल रीजन में काम करेगी। सो एक थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू के लिए है। सब सरफेस जो नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट है वो सरफेस वाली है, एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन है। संध्याक
जो क्लास की सर्वे वेसल्स है वो हाइड्रोग्राफिक कैपेबिलिटीज है। सीबेड मैप, सीबेड की ओशन नोटिकल चार्ट्स ये प्रिपेयर करेगा। अर्नाला जो है, अर्नाला क्लास जो है वो शैलो वाटर में काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वाटर डिज़ाइन ब्यूरो। वाटर डिज़ाइन ब्यूरो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये एक इंडियन डिज़ाइन एजेंसी है हमारे इंडियन नेवी की, जो 3 जो नेवल शिप्स है उसको डिज़ाइन कर रही है। DAS से आप याद रख सकते हैं, दूनगिरी, संशोधक एंड नगरे, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चंस हमें जनरली हम आर्टिकल्स में या फिर जो हमारी मैगजीन्स होती है उसमें नहीं मिलते, तो थोड़ा सा इसको कर लेंगे तो क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारी नमस्ते स्कीम है। नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। हमने नमस्ते स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि हम जब SC/ST कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट के कास्टिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो नमस्ते स्कीम को ज़रूर वहाँ पर कोट करते हैं। तो लेकिन एक फुल फॉर्म के रूप में हम इसको नहीं लिखते। तो अगर मान लो UPSC में कोई फुल फॉर्म आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो इसकी एक फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, jointly undertaken by मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। और कौन कौन इसके अंदर बेनिफिशियरी है? सैनिटाइजेशन वर्कर्स, स्पेसिफिकली जो हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक के वर्कर होते हैं, वेस्ट पिकर्स होते हैं और जो फॉर्मर मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं। ठीक है, इनको ये कवर करेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ज़ीरो फैटेलिटी, यानी हमें सैनिटाइजेशन वर्क में ज़ीरो फैटेलिटीज़ को अचीव करना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। 100% मैकेनाइजेशन करना है। किसका? हमें जो भी हम क्लीनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो फेशियल जो डिस्चार्ज है उसको साफ करते हैं, तो वो 100% मैकेनाइजेशन होना चाहिए। हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स को स्ट्रेंथन करना होगा। सेफ स्टैंडर्डाइज डिलीवरी ऑफ मैकेनाइज्ड सर्विस। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर सकते हैं। सो ये न्यूज़ क्यों थी? 14 जुलाई 2026 को थर्ड नमस्ते डे सेलिब्रेट किया गया था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये 3 साल हो गए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट हुए, तो इसी की तर्ज पर थर्ड नमस्ते डे को सेलिब्रेट किया गया है। इसकी लोकेशन कोलकाता, वेस्ट बंगाल है। और सारे की सारी जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ना कि सिर्फ कोलकाता के अंदर। ठीक है। को इंसाइडिंग इसके अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया है, दिव्य काल मेला, दिव्य कला मेला इज ऑर्गेनाइज्ड अलोंगसाइड इट, जो कि क्या किस पर फोकस करेगा? टैलेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यानी ये सिर्फ थर्ड नमस्ते डे में जो हमारे सैनिटाइजेशन वर्कर ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक दिव्य कला मेला भी लॉन्च किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। नाम से तो हम कहेंगे जैसे कि थर्ड नमस्ते डे है तो हम ये मैनुअल स्कैनर्स के लिए होगा, लेकिन नहीं, ये PWD यानी दिव्यांगजन पर्सन्स के लिए ये मेला लगा हुआ है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारी NSKFTC, यानी नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। सो हमने इसमें देखा, नमस्ते स्कीम देखा हमने, इसकी फुल फॉर्म देखी, कौन सी मिनिस्ट्री है, लॉन्च ईयर 2023 देखा, टारगेट बेनिफिशियरीज कौन कौन है ये देखा हमने, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, जीरो फैटेलिटीज, 100% मैकेनाइजेशन, ERSU यानी ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड सैनिटाइजेशन यूनिट्स का है, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। इसी पर हमने थर्ड नमस्ते डे मनाया है, जिसमें एक मेला है दिव्या कला मेला, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है दिव्यांगजन पर्सन्स के लिए, ताकि वो अपने टैलेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दुनिया के सामने दिखा सकें। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमने देख ली, नेशनल सफाई कर्मचारी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निदार 2.0 एंड स्वयान इनिशिएटिव। निडार फुल फॉर्म नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च है। क्या ये? एक नेशनल लेवल का इनोवेशन है जो कि स्मार्टर ऑटोनोमस ड्रोन को बिल्ड करेगा। रूरल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये इसको बना रही है। इसके और ये निदार जो है इसी के अंदर ही है, यानी स्वयान मिशन है।
उसके अंदर निदार 2.0 को लॉन्च किया गया है। ऑटोनोमस सिस्टम्स हमारे इंडिजीनियस एवियोनिक्स कोर ड्रोन कंपोनेंट्स पर ये ध्यान देगा rather than just basic drone airframes। दो ट्रैक इसमें लॉन्च किए गए हैं, ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। ट्रैक 1 में ड्रोन के इनोवेशन के बारे में बात की गई है, ट्रैक 2 में कंपोनेंट इनोवेशन के बारे में बात की गई है। ट्रैक 1 में हम अपने डिजास्टर जोन के लिए ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन्स डेवलप करेंगे, जीपीएस डिनाइड ड्रोन्स फॉर इंडोर इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस। ट्रैक 2 के अंदर हम फ्लाइट कंट्रोलर्स एंड ऑटो पायलट्स पावर बाय इंडियाज वेगा प्रोसेसर ये डेवलप करेंगे। अब ये वेगा प्रोसेसर है क्या? इंडिया का खुद का ड्रोन ब्रेन है। क्या है? एक फैमिली है इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर की, तो जो हमारी फॉरेन चिप डिज़ाइंस और लाइसेंसिंग कॉस्ट इसको रिड्यूस करेगा और फॉरेन चिप्स डिज़ाइंस पर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा। ठीक है, वेगा प्रोसेसर इंडिया का इंडिजीनियस है, इंडिया का खुद का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? सीडैक के द्वारा। किसके बेस पर है ये? RISC आर्किटेक्चर, RISC-V आर्किटेक्चर के बेस पर है ये। इंडिया के डिजिटल इंडिया RISV प्रोग्राम के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। अब स्वयान इनिशिएटिव क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सर्विस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। हम अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में और अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, माइटी के अंदर ही है, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑपरेशनल मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ये काम कर रहा है। की फोकस अगर है तो 5 फोकस एरिया है इसमें: एरो मैकेनिक्स, ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल एल्गोरिदम्स एंड सिमुलेशन, ड्रोन के द्वारा ड्रोन एप्लीकेशंस और अलाइड यूएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जो है माइटी, CRT, SC, SIRT और सीसा SISA एक प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी फर्म है। इन चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, इन्होंने इनको लॉन्च किया है। सेक्टर टारगेट सेक्टर है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। BFSI बैंक, बी से बैंकिंग, F से फाइनेंशियल सर्विस एंड I से इंश्योरेंस एंड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। 3 साइबर ट्रेंड बताया है इन्होंने, एक तो टाइम कोलैप्स, एक बिहेवियरल अटैक्स और AI असिमेट्री। टाइम कोलैप्स का मतलब क्या होता है? द विंडो बिटवीन अ न्यू थ्रेट emerging and its operational execution has collapsed from month or even week। यानी जो हमारे जो न्यू थ्रेट है नहीं, वो पहले जो थ्रेट्स थे, जो साइबर थ्रेट थे, वो उनको emerge होने में, बनने में कई सालों लग जाते थे, काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब ये कुछ महीने में, कुछ हफ्तों में ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम कोलैप्स, इसका मतलब यहाँ पर टाइम कोलैप्स का मतलब यहाँ पर ये है, पहले कई साल लग जाते थे, अब इसको कुछ हफ्ते कुछ महीने में, बिकॉज ऑफ AI। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बिहेवियरल अटैक्स। हमारी जो बिहेवियरल अटैक का मतलब क्या होता है? मॉडर्न अटैक्स डू नॉट रिसेंबल ट्रेडिशनल malware। They disguise themselves as normal user workflow, legitimate sessions, approved payment, and make them extinguishable from genuine activity। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी मालवेयर, कोई भी साइबर अटैक होता था तो हमें पता लग जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें कोई भी अगर अटैक होता है तो हमें ऐसा लगेगा कि सिंपल है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल वर्किंग साइट है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। बट ये मालवेयर हो सकता है, क्योंकि हमें नॉर्मल यूज़र ऐसा मतलब लगेगा, लेकिन जब अटैक हो जाएगा तब हमें पता लगेगा कि हाँ, हमारे सिस्टम को हैक कर लिया गया है, हमारे सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। फिर हमारा है AI असिमेट्री। AI असिमेट्री का मतलब क्या होता है कि लो रिसोर्स थ्रेट एक्टर्स आर यूजिंग AI टू लॉन्च कॉम्प्लेक्स अटैक्स एट मशीन स्पीड, आउट कम्पीटिंग डिफेंसिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी हमारा सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है कि वो AI से जनरेट होने वाले, यानी AI तो फास्ट डेवलप होता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इतना कैपेबल नहीं है कि AI से जनरेट होने वाले थ्रेट को इजीली हम उसको डिटेक्ट कर सके। ठीक है, यानी हमारे पास रिसोर्स कंपैटिबिलिटी अगर हम कहें तो वो बहुत कम है। तो इसके अंदर 3 कीवर्ड्स हैं: टाइम कोलैप्स, बिहेवियरल अटैक्स और AI सिमेट्री। तीनों के तीनों कीवर्ड्स हमें ध्यान में रखने हैं। सॉल्यूशन है हमारा 4 लेयर गैप आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क। कोर कंसेप्ट, हमें एक कंपाउंडिंग चैन बनानी चाहिए, एक मल्टीपल सिस्टम वीकनेस, एक मतलब एक मेजर ब्रीच। It demonstrates that a major breach is rarely a single isolated lapse.
इट इज़ अ कंपाउंडिंग चेन ऑफ मल्टीपल सिस्टम वीकनेस। इसमें बोला है कि जो हमारी वीकनेस है सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं होती, बल्कि एक चेन होती है, एक हायरार्की होती है। उसकी वजह से हमें अपनी अपनी वीकनेस को देखना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक सिर्फ हमें अपना कंटिन्यूस रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, रादर देन कि हम सिर्फ एक बार असेसमेंट करें, या फिर पीरियोडिक असेसमेंट की जगह हमें कंटिन्यूस असेसमेंट करना चाहिए, ताकि हम अपने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को कम कर सकें। फिर सर्टेन इसके अंदर जो एजेंसी है वो IT एक्ट 2008 के अंदर बनाई गई है। CSIRT फिन एक डेडिकेटेड सेक्टोरल CSIRT है जो कि इंसिडेंट प्रिवेंट करने में मदद करती है, रिस्पॉन्स सिक्योरिटी मैनेजमेंट के के लिए काम करती है। नेक्स्ट हमारा है, सो एक बार ओवरव्यू देखिए, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट के बारे में देखा था हमने। 4 मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत, 3 कीवर्ड है, टाइम कोलैप्स, बिहेवियरल अटैक्स और AI असिमेट्री। सॉल्यूशन हमने देखा, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, एनाटॉमी और साइबर फेलियर के लिए हमें 4 लेयर गैप आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन वज्र। ऑपरेशन वज्र किस लिए है? एक मल्टी स्टेट क्रैकडाउन ऑन सिंथेटिक ड्रग इंडिकेट्स। ऑपरेशन वज्र जो है वो जो इलीगल ड्रग्स का जो रैकेट चलता है उसको क्रैकडाउन करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन वज्र चलाया गया है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जिसका हेडक्वार्टर एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर एमपी के अंदर है। ठीक है, इसने अभी किया क्या है, जो मेफ्ट्रोन से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग लैब थी पूना में, उसको डिसमेंटल किया है, मतलब अरेस्ट किया है कि इस हमें इतना ज़रूरी डीप में नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए ऑपरेशन वज्र किस लिए है। इस मेफ्ट्रोन एक वर्ड न्यूज़ में आया है, तो वो है क्या? जो हमारी एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उसका काम क्या है? ठीक है, ओ इलेक्शंस और ये NDPS एक्ट क्या है? तो मेफड्रोन क्या होती है? एक सिंथेटिक साइको एक्टिव स्टिमुलेंट है, जिसे म्याऊ म्याऊ या फिर एम कैट के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक ड्रग है सिंथेटिक एडिक्टिव, जो कि NDPS एक्ट के अंतर्गत निषेध है, मतलब ये हमारे एक्ट के अंदर बहुत निषेध है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइबर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ये किसके अंतर्गत आता है? देखो, एक तो हमारा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, एक नेशनल कंट्रोल ब्यूरो है। दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, दोनों का काम भी अलग अलग है, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम सेम है, बट दे आर डिफरेंट। सो फर्स्ट हमारा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, उसका वर्क दे देगा और उसका काम वो दे देगा,